हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल वेरी वेल। आज हम बात करने वाले हैं क्रंचीरोल के टॉप 5 एनिमे के बारे में एंड आई एम श्योर तुम्हें ये वीडियो देखने में मजा आएगा। वीडियो एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो यारो, अब शुरू करते हैं। टॉप 5 विंड ब्रेकर 2024 में आई हुई ये साउथ कोरियन एनिमे अपने हाई क्वालिटी एनिमेशन के लिए काफी ट्रेंड में है, पर फिर भी दुख की बात है इसे सिर्फ 7.7 की रेटिंग मिली है। एटलीस्ट 8.1 की रेटिंग की तो काबिल है ये एनिमे। वैसे ये हुआ बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन रिप्रेजेंटिंग। कभी ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है तो कभी ये थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है। बोरिंग इसलिए नहीं कि स्टोरी लाइन में कोई खराबी है, बल्कि बोरिंग से मेरा मतलब ये है कुछ चीजों को ये ओवरली बना दी है। अब तुम अगर एपिसोड 1 देखोगे तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छा लगेगा, बट उसी एपिसोड में थोड़ा तुम्हें ऐसा भी फील हो सकता है कि तुम टोक्यो रिवेंजर देख रहे हो। अब देखो, ये मेरा पीओवी है, ओके, तो मैं समझ सकता हूँ कि टोक्यो रिवेंजर फैंस को ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। खैर, अब प्लॉट की बात कर लेते हैं। फ्यूरिन है जो कि एक स्कूल है जिसमें पढ़ाई करने वाले बच्चे नहीं दिखेंगे। असल में ये स्कूल ब्रॉलर्स की है जो अपने स्ट्रेंथ से टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं और हर तरह के मसले सुलझाते हैं, जिसमें एक से एक बंदे हैं। और ऐसे में साकुरा, नहीं ये वाली नहीं, सीरीज का मेन कैरेक्टर साकुरा हारुका इन सभी का बाप बनना चाहता है। नहीं, गलत मत समझना, कहने का मतलब ये है वो वहाँ हर किसी से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है और उन्हें लीड करना चाहता है, क्योंकि साकुरा इस नई जगह पर आने से पहले किसी और सिटी में रहता था जहाँ उसे आउट ऑफ कास्ट का माना जाता था और हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता था। अब इसी वजह से उसकी सोशल स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और लोगों के ऐसे बिहेवियर के कारण वो एक स्किल्ड फाइटर भी बन जाता है, जिसे किसी की परवाह नहीं होती। और फिर जब साकुरा इस टाउन में आता है तो लोगों का इतना अच्छा बिहेवियर साकुरा को डिस्कम्फर्ट फील कराता है। सीरीज में फ्यूरिन की तरह अलग अलग ग्रुप्स दिखाए गए हैं जो अपने एरिया और टाउन की हिफाजत करते हैं और एक दूसरे के दुश्मन है। सो बेसिकली ये एक्शन और एडवेंचर एनिमे है, तो एक बार नजर घुमा लेना। अभी भी ये एनिमे की टेलीकास्टिंग हो रही है, क्रंचीरोल पर हिंदी डब में अवेलेबल है। होपफुली तुम्हें अच्छा ही लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। टॉप 4 ब्लैक क्लोवर। अब जिन्होंने इस एनिमे को देख रखा है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि इस एनिमे को तूने टॉप 4 पर रख कैसे दिया। बट रुको, गुस्सा अंदर ही थूक दो, इतना आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मैं टॉप 10 की लिस्ट बनाता तब भी मैं इसे टॉप 4 पर ही रखता, बिकॉज ब्लैक क्लोवर फॉर अ रीजन। खैर, अब जो कि इतनी तारीफ की जा रही है इस एनिमे की, तो जान लेते हैं थोड़ा स्टोरी में क्या है। सो एक ऐसी दुनिया जहाँ मैजिक स्लैश जादू ही सब कुछ है, जिसके बेस पर सोसाइटी में किसकी पोजीशन और हैसियत कहाँ होने वाली है ये डिसाइड किया गया है। अब इसी से आ जाते हैं सीरीज के मेन कैरेक्टर्स पे। आस्था एंड यूनो, दो अनाथ बच्चे जो कि एक दूसरे के भाई भी हैं और राइवल्स भी, जिनका गोल है किंगडम का सबसे महान हस्ती बनना, वैसे ही जैसे होकागे होता है। अब क्योंकि शोनेन है तो ये चीज जाहिर है, एक ग्रैंड मास्टर पोजीशन और राइवलरी, और साथ ही उसी से एक पॉइंट आ जाता है स्ट्रगल। वेल, इन दोनों कैरेक्टर्स के इतने बड़ी चाहत होने के पीछे एक वजह ये है कि वो अपनी और अपने लोगों की लाइफ स्टेबल बनाना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ अ पॉवर्टी, जो कि आस्था के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता। वैसा इसलिए क्योंकि एक ऐसी दुनिया जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, ऐसे में हमारे मेन कैरेक्टर के पास वो चीज बिल्कुल भी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ यूनो, जो कि अपने मैजिक पावर्स को लेकर काफी कंट्रोल्ड और जीनियस होता है, इसीलिए आस्था के पास अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वेल, एट एज 15 ग्रीमोयर नाम की एक मैजिक बुक लोगों को दी जाती है, जिन्हें ग्रीमोयर खुद चुनती है। यूनो को एक ऐसी ग्रीमोयर मिलती है जो कि बाकी सारे ग्रीमोयर से अलग और स्पेशल होती है, और आस्था को तो मिलती ही नहीं है। क्या वजह थी मैंने पहले ही बता दिया है। अब जबकि यूनो की मैजिक बुक इतनी स्पेशल होती है तो किसी की लालची नजर पड़ जाती है, एक ऐसे शख्स की जो यूनो से भी ज्यादा ताकतवर रहता है, इसीलिए वो यूनो के पीछे जाता है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आस्था कैसी पावर्स रखता है रिवील कर दिया जाता है। ये इतनी स्टोरी आई थिंक काफी होगी। सो इन डिटेल जेनर्स की बात की जाए तो इसमें एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, ड्रामा, फैमिली, फैंटेसी, साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर भी है। 170 एपिसोड होने के बावजूद तुम्हें ये कम लग सकता है, एंड ये भी क्रंचीरोल पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। टॉप 3 काइजू नंबर 8। काइजू एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब मॉन्स्टर होता है, जिनका काम ऑब्वियसली लोगों को और चीजों को तबाह करना है। पास्ट में हुए काइजू अटैक के कारण एक पूरा टाउन बर्बाद हो जाता है। सीरीज के मेन कैरेक्टर्स जबकि वो बच्चे थे, काफका हिबिनो एंड मीना आशिरो, टाउन के तबाह हो जाने से ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स ये डिसीजन लेते हैं कि वो बड़े होकर डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स बनेंगे। देखो, डिफेंस फोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्पेशली काइजू से निपटने के लिए बनाया गया है। ऐसा आप लोगों ने काफी बार अदर एनिमे में देखा ही होगा, जहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी तरह की फोर्स मौजूद होती है। वेल, जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में मीना आशिरो काफी फेमस और रिस्पेक्टफुल हो जाती है, क्योंकि अब वो उसी डिफेंस फोर्स में 3rd यूनिट की कमांडर बन चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ सीरीज का मेन कैरेक्टर काफका डिफेंस फोर्स एग्जाम में काफी बार फेल हो चुका था, इतना कि फिर उसने ट्राई करना भी छोड़ दिया था और वो अपनी 32 साल के जीवन में बस फेल होता रहा, जिससे ये बताया जा रहा है कि वो एक नॉर्मल मैन की ही तरह है, उसमें कोई स्पेशल पावर जैसी चीज मौजूद नहीं है। वेल, मैन से याद आया, अब यूनो सीरीज की ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कि मेन कैरेक्टर एज अ हीरो जो कि एक एडल्ट है, ना कि 17-18 साल का यंग लड़का। अब यार, कितनी ऐसी एनिमे देख रखे हो जिसमें मेन कैरेक्टर 15-17 साल का है। खैर, इन सारी चीजों के साथ साथ वो एक ऐसे क्रू का हिस्सा था जो मारे गए मॉन्स्टर्स की सफाई करते हैं। एक ऐसे ही सफाई के दौरान काफका और उसके पार्टनर पर एक काइजू हमला हो जाता है, पर टेंशन की बात नहीं है, मिस मीना डिफेंस फोर्स के साथ मामला सुलटा देती है, जिसके बाद काफका और उसका पार्टनर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। एंड देन आफ्टर दैट मूवमेंट काफका बिकम अ रियल बैडेस्ट मॉन्स्टर, सीरियसली। खैर, इतने स्पॉयलर्स के साथ ये पॉइंट यहाँ पर ही खत्म होता है।
टॉप 2 फ्रीरेन बियॉन्ड जर्नीज एंड। ये स्टोरी है मेन स्टोरी खत्म हो जाने के बाद की। फ्रीरेन उस मेन कैरेक्टर का नाम है जो कि एक एल्फ है। वो और उसके 3 ह्यूमन साथी एक महायुद्ध में द डीमन किंग को मार के होम टाउन लौट के आ रहे हैं, क्योंकि ये उन सभी के जिंदगी का आखिरी मिशन था। अब क्योंकि मिशन कंप्लीट हो गया है तो उसी के खुशी में वो लोग एक दूसरे से अलग होने से पहले फेयरवेल पार्टी रखते हैं, जिसमें वो अपनी ये जो जर्नी खत्म हो गई है उसके बारे में बात करते हैं और सारी अच्छी मेमोरीज को याद करते हैं। लेकिन फ्रीरेन को कुछ सेटिस्फेक्शन की कमी होती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसने क्या मिस किया है। आफ्टर दैट 50 इयर्स गुजर जाते हैं और धीरे धीरे उसके सारे कॉमरेड्स अपने जिंदगी के आखिरी लम्हे में जी रहे होते हैं और लाइन से ऊपर जाने लगते हैं। ऐसे में फ्रीरेन को उनके पुराने दिनों की याद आती है और ग्रुप के आखिरी मेंबर हेटर के खत्म होने से पहले वो फ्रीरेन को फन की जिम्मेदारी देते हैं, जो कि हेटर के साथ रहने वाली एक बच्ची थी, ताकि वो उसे अपने मैजिक स्पेल सिखाए। एंड आफ्टर हेटर्स डेथ वो दोनों एक जर्नी पर निकल जाते हैं, जहाँ फ्रीरेन अपने पुराने साथियों के साथ ऑलरेडी जा चुकी है, ताकि जो चीज वो मिस कर रही थी उसे इस बार सेटिस्फेक्शन के साथ एक्सपीरियंस करे और साथ ही अपने नए मिशन जो की और मैजिक स्पेल्स कलेक्ट करना है उसे कंप्लीट कर सके। और अब अगर तुम यहाँ तक की वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस एनिमे को एक बार ही सही लेकिन जरूर देखना और कमेंट सेक्शन में बस टॉप 2 लिख देना। देखो यार, मैं इस एनिमे को टॉप 1 में रखना चाहता था, लेकिन टॉप 1 वाली एनिमे की जो फैन ऑडियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा सुना देगी, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहता। बाय द वे 28 एपिसोड्स आपको क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ मिल जाएगी, चुपचाप जाकर देख लेना। टॉप 1 सोलो लेवलिंग। अब सोलो लेवलिंग लिस्ट में रहता कैसे नहीं, वरना कमेंट सेक्शन में लोग वैसे भी बोलने वाले थे सोलो लेवलिंग कहाँ है, सोलो लेवलिंग मच बेटर देन फ्रीरेन, और फिर इसे बजाय 1 पे रखने के किसी और नंबर पर रखता तो फिर खैर। अब देखो, इस एनिमे में सिर्फ 12 ही एपिसोड्स हैं, इसीलिए ज्यादा स्पॉयलर्स ना देते हुए एक छोटी समरी बताना जरूरी समझूंगा। तो इसमें भी एक हंटर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक पोर्टल के थ्रू अलग अलग जगह से आए गए मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। अब जिस हिसाब से शिकार का स्टेटस होता है उसी तरह से हंटर्स को भी रैंक दिया गया है, जिसमें जिनवू संग का कैरेक्टर सबसे ज्यादा वीक है, रैंक ई पर। बट एक हिस्टोरियल डंजन के बाद ये स्माइल वाला सीन इसी समय होता है। फिर उस इंसिडेंट के बाद जिनवू हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अगले ही सीन में जिनवू पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और उसे ऐसी पावर्स मिल जाती है जो अभी तक मिस्टीरियस है। हाँ, ये कंफर्म है कि ये पावर जिनवू को इसी स्टैचू वाले हादसे के बाद मिलती है, लेकिन इस पावर का सोर्स कहाँ से आता है वो मिस्ट्री है। वेल, जिनवू ऐसी पावर्स पोजेस करता है जो एक रोल प्लेइंग गेम में मेन कैरेक्टर को मिलती है, जैसे कि हीलिंग, इन्वेंट्री, वेपन परचेसिंग, रिवार्ड्स, डेली क्विस्ट, ट्रेनिंग एटसेट्रा। यहाँ तक कि जिनवू को उसका पावर सिस्टम ये बताता है कि वो एक प्लेयर है। तो ये चीज एनिमे हिस्ट्री में काफी नया था और नई चीज ही लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अब अगर तुमने इसे नहीं देखा ना, तो मैं समझूंगा तुम बीटीएस कॉन्सर्ट देखने जा रहे हो। तो हिंदी डब में अवेलेबल है क्रंची रोल पर, देखना जरूर। और इसी के साथ वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसा भी है तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर तुम्हें पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो और उन सबको शेयर करो जो एनिमे की दुनिया में कदम रख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।